हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षाद अली। खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का मॉक टेस्ट नंबर आप फर्स्ट देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ ही साथ क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन हम करते चलेंगे उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो भी अपने आप में क्वेश्चंस ही हैं, अपने आप में तथ्य हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए और पहला सवाल देखिए। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? आप जानते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट में ये हमारा देश भारत है। यहाँ पर ये पुर्तगाल है और ये यूरोप के देश हैं। तो एक पुर्तगाल का रहने वाला समुद्री यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने अपनी जहाज से यात्रा शुरू की और इसने पूरे अफ्रीका को पार करते हुए इस तरह से हिंद महासागर में पहुंचते हुए ये भारत में पहुंचा था। ये भारत का पश्चिमी तट है जिसमें एक राज्य आप जानते हैं केरल। केरल का एक बंदरगाह है कालीकट, उस बंदरगाह पर पहुंचता है ये 17 मई 1498 में। तो वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? 17 मई को पहुंचा था, लेकिन ये 1498 में भारत पहुंचा। और अगर आपसे पूछे ये कालीकट कालीकट एक बंदरगाह है केरल के अंदर, तो इसी ने भारत और यूरोप के मध्य जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज की थी। सवाल आपसे पूछेगा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? आंसर इज वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1498, और अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 17 मई। और अगर ये पूछे कि वास्को डी गामा अपनी समुद्री यात्रा करते हुए पूरे अफ्रीका को पार करते हुए जब भारत पहुंचा, उस वक्त केरल के जो कालीकट बंदरगाह था वहाँ का राजा कौन हुआ करता था? तो वहाँ का राजा हुआ करता था या शासक हुआ करता था जमोरिन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अगला सवाल देखेंगे। लंदन में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जिस वक्त लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस वक्त भारत में किसका शासन चल रहा था? तो देखिए, इसका पहले तो डेट आपको पता होनी चाहिए कि गठन किस वर्ष हुआ था, तभी आप बता पाएंगे। 31 दिसंबर और ये सन था 1600। 31 दिसंबर सन 16 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस वक्त इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम। याद रखेंगे, इंग्लैंड की महारानी उस वक्त एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्हीं के शासनकाल में उस वक्त जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और इसे जो है शाही चार्टर दिया गया था एक तरीके से। इस कंपनी को 15 साल के लिए जो पूर्वी देश हैं उनके साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिला हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था इस कंपनी का? जो भूभाग होते हैं उन पर अधिकार करने का तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो व्यापार है ना, व्यापार इनका ट्रेड, ये बिल्कुल इनका फोकस्ड एक तरीके से मेन एम इनका व्यापार करना ही था। तो कंपनी के गठन के समय उस वक्त महारानी इंग्लैंड में थी एलिजाबेथ, लेकिन भारत में मुगल शासनकाल चल रहा था, और मुगल शासनकाल में भी मुगल बादशाह हुआ करता था उस वक्त अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सही रहेगा। अकबर का टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं, 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासन था। तो आप जाहिर सी बात है कि 1601 तो इनके बीच में ही आ गया होगा, यानी अकबर के शासनकाल में ही लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाल शक्ति का रियल फाउंडर भारत में कौन था? तो वास्को डी गामा जो है सबसे पहले आया था, वो पुर्तगाली था। उसके बाद में जब वो वहाँ मिल करके गया था जमोरिन से, तो वहाँ से वो मिर्चें लेकर के गया था, काली मिर्च लेकर गया था। उसने यूरोप में उन मिर्चों को बेचा था और 60 गुना उसने फ़ायदा कमाया था। यही बात देखकर बाद में अब पुर्तगाल से और भी एक तरीके से यहाँ पर जो है पुर्तगाली गवर्नर भेजे गए भारत के अंदर। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में जो है यही आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका टाइम पीरियड 1509 से 1515 है। ये भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका नाम है अल्बुकर्क। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि फ्रांस, एक तरीके से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट सवाल। सूची एक को सूची दो से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ यात्री दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके देश, किन देश के ये यात्री हुआ करते थे। अगर आप वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा किस देश का समुद्री यात्री था? ये पुर्तगाल का समुद्री यात्री था, अभी देखा है हमने। कोलंबस की अगर हम बात करें
तो कोलंबस स्पेन का निवासी था, स्पेन का रहने वाला था ये। कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का था? ये ब्रिटेन का था। और तस्मान कहाँ का था? ये हॉलैंड का। तो ये चारों ऑलरेडी मैच्ड हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये आप याद रख लेंगे, सीधे हमने डायरेक्ट इसीलिए रखे हैं ताकि आपको याद रहे ये। अगला सवाल देखिए, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखशियार से शाही फरमान प्राप्त किया था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें देखिए जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 में जो है कलकत्ता से दिल्ली में जो है मुगल शासक फर्रुखशियार के दरबार में एक दूतमंडल भेजा गया था। इस दूतमंडल में हुआ करते थे 3 लोग, एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन और एक थे ख्वाजा सहूद। ये एक जो ख्वाजा सहूद थे ये एक अर्मीनियाई थे, द्विभाषीय व्यक्ति हुआ करते थे ये। और इसमें जो चिकित्सक हुआ करते थे हैमिल्टन थे। हैमिल्टन ने जो है फर्रुखशियार से एक गंभीर रोग से, जब हमने डिस्कस किया था कि जो फर्रुखशियार था उसके पैर में जो है फोड़ा फुंसी वगैरह हो गई थी, तो उसका उसने इलाज किया था हैमिल्टन ने, ठीक है। और इसी से खुश होकर उस बादशाह ने उसको शाही फरमान जारी किया था। तो इसका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? यानी शुरुआत में जब ये लोग आए थे कि इनका मकसद क्या हुआ करता था? तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। तो इसमें व्यापार वाला ऑप्शन देख लीजिए। तो ये है व्यापार, यहाँ पर भी ये व्यापार। तो यहाँ पर दोनों भूभाग पर भी इनको कैप्चर करना था, ज़मीनों को हथियाना था एक तरीके से। ऐसा नहीं था, ये केवल व्यापार करने के इरादे से भारत आए थे, क्योंकि आरंभिक नारा पूछा है। बाद में तो ये लोग बाय डिफॉल्ट जब इनको देखा भारत में, ये लोग ये जो है सत्ता भी हड़प ली इन्होंने धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के जो पत्तन हुआ करते थे, पत्तनों पर व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार आए थे? साल था 1608 वो, और 1608 में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया था। और उस वक्त मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करता था। जहांगीर के शासनकाल में जो मुगलों के जो पत्तन हुआ करते थे, पत्तन मतलब होते हैं पोर्ट्स, ठीक है, बंदरगाह, उनमें व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में आया था। तो हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था और जागीरें भी प्रदान की थी उसको। तो ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश था। तो इसका आंसर होगा। और जहांगीर ने हॉकिंस को जो ही इंग्लिश खां की भी उपाधि दी थी, याद रखिएगा, इंग्लिश खां की उपाधि किसको मिली थी? हॉकिंस को। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। तो ऑप्शन इसका बी सही रहेगा, जहांगीर। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसमें आप जानते हैं इसका आंसर बहुत सिंपल है, कॉलबर्ट था ये। तो कॉलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसका वर्ष भी आपसे पूछ लेता है। ये हुआ था 1746 से लेकर 1748, 2 वर्ष ये युद्ध चला था। इसमें इसको सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, सेंट टोमे का युद्ध। इस युद्ध का होने का जो कारण बताया जाता है, वो जो फ्रांसीसी जहाज थे ना, फ्रांसीसी जहाज़ों का एक अंग्रेजी अधिकारी हुआ करता था कैप्टन बर्नेट, इसके द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था एक्चुअली। देखिए उस वक्त अंग्रेज भी थे यहाँ पर, और जो फ्रांसीसी जहाज आया करते थे, इस फ्रांसीसी जहाज को कैप्चर किया था। इसको एक तरीके से अपने अंडर में ले लिया था किसने? एक अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन बर्नेट ने। तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने जो अडियार नदी है, इस पर स्थित जो सेंट टोमे नामक स्थान है, वहाँ पर एक नवाब को पराजित किया था। तो ये युद्ध जो है एक्स ला शापेल की संधि के तहत जो है इसको बाद में समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने पर यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट चलेंगे, उस संधि का भी नाम याद रखिएगा, एक्सला शापेल। कि एक्सला शापेल संधि जो है किस युद्ध के दौरान हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो डचों ने सन 1627 में बंगाल में प्रथम कंपनी पीपली में स्थापित की थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो दक्षिण पूर्व एशिया थी, उनके द्वीप जो थे, आइलैंड थे, उनके साथ व्यापार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, 17वीं शताब्दी में 17th
देखिए 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली वस्तु इनमें से कौन सी नहीं थी? तो 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था, जबकि जो मसाले, सूती वस्त्र और नील जो है 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात किए जाने लगे थे, एक्सपोर्ट की जाने वाली मेन ये हुआ करती थी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चाय, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगर पूछे कि नील की खेती भारत में किसने शुरू की, आंसर होगा नील की खेती भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध में किया गया था? तो ये वांडीवाश का युद्ध है, इसको याद रखिएगा। 22 जनवरी 1760 को हुआ था वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्रांसीसी सेना को अंग्रेजों ने किस युद्ध के दौरान हरा दिया था। तो इसमें जो है जो फ्रांसीसी शक्ति थी इस युद्ध के दौरान एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो गई थी भारत से। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? बंगाल का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां को माना जाता है, और इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। और मुर्शीद कुली खां को सबसे पहले 1717 में जो फर्रुखशियर था उसके द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर, कहने का मतलब यहाँ पर है बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये सूबेदार है इसका मतलब यहाँ कहने का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुर्शीद कुली खान। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी? देखिए यहाँ शुरुआत के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो एक प्लासी का युद्ध का जिक्र हम लोगों ने किया था अपने हिस्ट्री के कोर्स में। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की जो स्थापना थी इसकी शुरुआत इसी युद्ध से मान लिया गया था। तो ये युद्ध जो है बंगाल के उस वक्त जो नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया था, और इसमें बहुत सारी शक्तियाँ जो है अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गई थी यहाँ से। तो इसी को शुरुआत माना जाता है भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व का। ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड था, ऑप्शन आप बी कहेंगे इसका आंसर। देखिए दो टाइम पीरियड थे इसके, एक तो 1757 से लेकर के 1760 तक इसका टाइम पीरियड था, और फिर आया था ये 1765 से लेकर के 1767 में। इनको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अपने कोर्स में। अगर आपके पास वक्त है तो उस कोर्स से रिवीजन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इसको जो है प्लासी के युद्ध के दौरान, देखिए रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी के युद्ध के पश्चात में जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तो इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। द्वैध शासन 7 साल चला था, 1765 से लेकर 1772 तक, है ना। इसको भी आप याद रखिएगा, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने बाद में आकर समाप्त किया था 1772 में। और विलियम पिट जो हुआ करता था, विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को कहा था स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक यानी जनरल। हेवन, इसने कहा था हेवन बॉर्न जनरल, इसको कहा था हेवन बॉर्न जनरल यानी स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इसको। बक्सर के युद्ध समय, बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो देखिए अभी हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा था, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का प्रभुत्व होना शुरू हो गया था, लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था इंडिया को। ये बिल्कुल एक तरीके से क्या है, यहाँ पर कंफर्म हो गया था कि अंग्रेजी शासन अब यहाँ से शुरू हो गया बक्सर के युद्ध में। तो मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय, मीर जाफर बक्सर का युद्ध जब हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर को हुआ था। तो देखिए जो बक्सर का युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 को, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था उसमें? हेक्टर मुनरो था। और मुगल और जो नवाब की सेनाएं हुआ करती थी इनके बीच में हुआ था, अंग्रेज़ों और नवाबों के बीच में था। और इसमें जो है भारत की तरफ से जो सेना थी उसमें 3 लोग हुआ करते थे इस वाले युद्ध में। एक तो बंगाल का नवाब खुद मीर कासिम था, अवध का नवाब नवाब शुजाउद्दौला था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इनकी तीनों की संयुक्त सेना थी। और दूसरी तरफ कौन थी? अंग्रेज़ों की सेना थी। अंग्रेज़ों को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, और जब ये लड़ाई लड़ी गई इसमें अंग्रेज़ों ने
भारत की सेनाओं को पराजित कर दिया था। इसी बक्सर युद्ध के पश्चात भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा था और उसका जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट का कार्य जो है, अपने एक अधिकारी जिसका नाम था मानिक चंद्र को सौंपा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं आज के। देखिए, ब्लैक होल घटना का विवरण हमें किस एक अंग्रेज से प्राप्त होता था? इसको भी बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है वहाँ पर। तो ब्लैक होल ट्रेजिडी जो घटना का विवरण था, ये डिस्क्रिप्शन दिया था, हॉलवेल नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, हॉलवेल। इसी ने ये घटना जो है 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुई थी। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जो है 146 अंग्रेज़ों को पकड़कर कैद कर लिया था। एक कमरे में एक कोठरी में उनको बंद कर दिया था, जिसके बाद उनमें से 123 जो अंग्रेज थे वो मर गए थे, केवल 23 लोग जीवित बचे थे, जिसमें से एक हॉलवेल भी था जीवित बचने वालों में से। इसी घटना को काल कोठरी की घटना का नाम दिया गया था या ब्लैक होल ट्रेजिडी का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें। मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? अभी डिस्कस किया है हमने इस क्वेश्चन को। तो मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है एक तरीके से कहाँ की थी? मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र की थी। इसको हम मकसूदाबाद भी कहते हैं। तो मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने उसे जो है नासिर जंग की उपाधि भी दी थी। और मुर्शीद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। मुर्शीद, ये हो चुका है। एंड अगला देखें क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन है मीर कासिम के ऊपर है, वो वाला क्वेश्चन था मुर्शीद कुली खां का। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसने जो है ये जब यहाँ अब पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों का जो इंटरफेरेंस था, हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को बदला था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसने स्थापित कर लिया था और इसने वहीं पर जो है गोला बारूद का निर्माण करने का एक कारखाना भी स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए इसका। 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो देखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जब दीवानी प्राप्त कर ली थी अंग्रेजों ने, तो ये बंगाल में जो बंगाल में सिलट था, सिलट से जो जयंतिया और गारो पहाड़ी के क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण जो है इन्होंने शुरू किया था अंग्रेज़ों ने। और इस क्षेत्र में निवास करने वाली एक खासी जनजाति हुआ करती थी सॉरी। तो इसको जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध किया था इन लोगों का। तो तीरथ सिंह कौन हुआ करते थे? ये खासी जनजाति के एक तरीके से लीडर हुआ करते थे, या इन्हीं के नेतृत्व में खासी जनजाति ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था जो सड़कों का निर्माण करने जा रहे थे बंगाल वाले एरिया में या पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इस प्रकार जो अंग्रेज़ थे ना, सबसे पहले जो खासी पर्वतीय जनजाति हुआ करती थी उसके संपर्क में ये लोग आए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। तो इस मॉक टेस्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस रहने देंगे। अगले में हम डिस्कस करेंगे महाराजा रंजीत सिंह यानी पंजाब मैसूर पर बनने वाले क्वेश्चंस को, और उसमें आगे गवर्नर और वायसराय से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। तो बहुत डिटेल में करेंगे जैसे हमने डिस्कस किया है अभी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आज ही हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जैसे आज आपने मॉर्निंग में एक लेक्चर देखा ज्योग्राफी का, आज ज्योग्राफी का एक लेक्चर और आएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसमें हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।